रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसका मतलब क्या होगा? डिपॉजिटर्स के लिए, बैंक्स के लिए आरबीआई के पावर्स कहां से मिलती हैं और इसके पीछे की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो आरबीआई ने कहा है कि जो डिटीरियोरेटिंग फाइनेंशियल हेल्थ और लिक्विडिटी इशू चल रहा था बैंक में, उसको लेकर के आरबीआई के पास ये पावर होती है। कहां से ये पावर आती है? सेक्शन 35A रीड विथ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बीआर एक्ट है 1949 का, उसके सेक्शन 35A में आरबीआई को ये पावर मिलती है और सेक्शन 56 में कोऑपरेटिव बैंक्स का जिक्र है। तो उसके साथ इसको रीड किया जाता है कि आरबीआई जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बैंक्स पे लगा सकती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन लगा है गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के ऊपर। और ये रिस्ट्रिक्शन लगा है दिसंबर 17, 2025 से। और कब तक के लिए रहेगा? तो अगले 6 महीने तक के लिए फोर्स में रहने वाला है। और 6 महीने के बाद ये देखा जाएगा कि इस 6 महीने में बैंक की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कैसी रही। उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि आगे इसे बढ़ाना है या फिर इसको अब क्लोज करना है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं आरबीआई की तरफ से, अब इसका जो प्रभाव होगा बैंक के जो डे टू डे बिजनेस है उसके ऊपर कैसे पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको आरबीआई ने मना कर दिया है। अब ये एक्टिविटीज आरबीआई की बिना प्रायर रिटन अप्रूवल के नहीं हो पाएंगी जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कौन कौन सी है? इसमें पहले नंबर पे आता है कि कोई भी नया जो लोन है वो नहीं मिलेगा, ना तो कोई लोन जो चल रहा है वो रिन्यू किया जाएगा। इस पे मनाही कर दी गई है कि अब आप कोई भी नया लोन नहीं दे पाएंगे, ना तो किसी लोन को रिन्यू कर पाएंगे जो पहले से चल रहा है। दूसरा, इसमें बात कही गई है कि किसी भी तरह का जो कैश है, अब फ्रेश कैश या फिर कह सकते हैं डिपॉजिट है किसी भी फॉर्म में, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। मतलब अब आप नया पैसा पब्लिक से नहीं ले सकते। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो नया डिपॉजिट या फ्रेश डिपॉजिट क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो पैसा हम बैंक में देते हैं वो बैंक के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी होता है। मतलब बैंक उस पैसे को लौटाने के लिए बाध्य होता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर करंट अकाउंट में है तो मूलधन, अगर वो सेविंग में है तो मूलधन के साथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसे में अगर बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन और लिक्विडिटी पहले से ही खराब है तो क्या आरबीआई उसे परमिट करेगा कि आप पब्लिक का और पैसा ले लीजिए? नहीं। ये से आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के चलिए कि एक कोई डूबता हुआ जहाज है ना। अब जितने लोगों ने उसकी टिकट कटा करके उस जहाज पे बैठ चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो आरबीआई है क्या और लोगों को कहेगा कि नहीं नहीं आप जाओ इस पे बैठो? नहीं। तो ऐसे ही इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जो नए इन्वेस्टमेंट हैं वो अब ये बैंक नहीं कर सकता है। कि मतलब ये नहीं कर सकता है कि कुछ नया इन्वेस्टमेंट वो बैंक कर दे, कुछ नई प्रॉपर्टीज खरीद ले, कहीं नई जगह कुछ और इन्वेस्टमेंट करे, वो भी अलाउड नहीं है। जो कह सकते हैं कि जो फंड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या फिर जो करंट जो फ्रेश लाइबिलिटीज हैं, जो फंड्स हैं, वो बोरो नहीं कर सकता है। मतलब अब किसी तरह की और जो लाइबिलिटीज हैं वो बैंक नहीं उठा सकता है। जितनी अभी हैं वही वो पूरा कर ले। मतलब जैसे यहाँ पे जितने लोगों के कैश या जितने लोगों के डिपॉजिट उसने ले रखे हैं बैंक ने, वो उन्हीं को लौटा दे, यही बड़ी बात होगी। नया वो नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ पे बैंक के खर्चे के ऊपर भी लगाम लगी है कि कोई भी पेमेंट अगर वो एसेंशियल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है तो वो बैंक नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपेंडिचर में जो बैंक की सैलरीज जाती हैं, रेंट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आरबीआई के द्वारा डिफाइंड है, कुछ ऐसे एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको छोड़ करके बैंक ये कहे कि नहीं नहीं हम ना सैलरी में प्रमोशन दे रहे हैं अपने सारे स्टाफ को, ये नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब है। कोई भी नया जो कह सकते हैं पेमेंट वो नहीं कर सकते हैं। और इनमें से अगर कुछ करना भी होगा तो पहले आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होगी रिटर्न, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इस बैंक पे लगाए गए हैं। अब जो दूसरे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं वो आते हैं डिपॉजिटर्स के ऊपर, है ना। कि अगर आप इस बैंक के डिपॉजिटर्स हैं तो आरबीआई ने लिमिट लगाई है 35,000 की पर डिपॉजिटर। मतलब कि आपके अकाउंट में जितना भी टोटल बैलेंस है आप इस 6 महीने के अंतर में केवल 35,000 रुपए ही बैंक से निकाल सकते हैं। अब ये मतलब नहीं कि सर मेरे अकाउंट में तो 20,000 रुपए में 35,000 निकाल सकता हूँ, क्या? नहीं, मैक्सिमम 35,000 निकाल सकते हैं। अगर किसी के अकाउंट में 4 लाख रुपीज हो लेट से
तो वो इसका केवल 35,000 ही निकाल सकता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, लोग भागेंगे निकालने के लिए पैसा, तो ये बैंक कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए ये लिमिट लगाई गई है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सेविंग में 4 लाख हैं, फिर हमने करंट में 2 लाख रख रखे हैं तो 35 यहाँ से निकालेंगे, 35 यहाँ से नहीं। सारे अकाउंट जो आपके इस बैंक के साथ चल रहे हैं, सेविंग, करंट, एफडी, सैलरी, जो भी, सबको मिला करके 35,000 रुपए केवल निकाल सकते हैं इसके डिपॉजिटर्स। और यहाँ पे एक बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई पैसा नहीं निकाल सकता है, लेकिन उसने कोई लोन ले रखा है, लेट से कि किसी का 2 लाख रुपए का लोन चल रहा है और उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, है ना, तो वो ये कर सकता है कि अपना ये जो डिपॉजिट है इससे इस लोन को सेट ऑफ कर सकता है। मतलब ये जो अभी इसका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, इसको अपने ही सेविंग अकाउंट में जो उसके पास पैसे हैं या करंट अकाउंट में, उससे सेट ऑफ करके अपना लोन एडजस्ट करवा सकता है। ये परमिशन दी गई है कि वो अपना जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसे अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर तीसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि आरबीआई ने ये परमिशन दी हुई है कि जो एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं वो इंटाइटल्ड होंगे क्लेम इंश्योरेंस के लिए, जो कि डीआईसीजीसी की तरफ से दिया जाता है अप टू ₹5 लाख का। मतलब ये समझिए, अभी जो 4 लाख वाली बात थी कि अगर आपने 35,000 रुपए निकाल लिए, 4 लाख अकाउंट में थे, तो अब आपके कितने पैसे बचे, तो वो बचेंगे इतने पैसे, है ना, 3.65 लाख रुपीज आपके बचेंगे। तो ये जो पैसा है ये आप डीआईसीजीसी से क्लेम कर सकते हैं। ऐसे जो एलिजिबल डिपॉजिटर्स होंगे उनके लिए कहा जा रहा है। अब आप ये कहेंगे बैंक तो बंद हुआ नहीं है, बैंक ना तो डूबा है, ना तो मर्ज हुआ है, ना तो लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो डीआईसीजीसी कहाँ से आ गया? तो ये 2021 तक ऐसी चीजें थी कि जब तक बैंक डूबेगा नहीं, तब तक या बंद नहीं होगा, तब तक डीआईसीजीसी क्लेम नहीं होगा। उसके बाद नियम कानून में बदलाव किए गए और ये कहा गया कि अगर बैंक मर्ज हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, या फिर उसके ऊपर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसके बाद जो उसके डिपॉजिटर्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं डीआईसीजीसी से क्लेम लेने के लिए। तो इसलिए जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा डूबे नहीं, ये कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए, ये लिमिट केवल 5 लाख रुपए तक की होती है। इसमें बहुत सारे नियम कानून और भी होते हैं। मतलब इसमें चीजें होती हैं जैसे आपके ही नाम पे मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, करंट अकाउंट खोल रखा है, एफडी खोल रखी है, ऐसे ना, तो वो सेम राइट का होगा, सेम नेम का होगा, तो कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए होंगे। तो बहुत सारी इसमें चीजें और भी सीखनी होती हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट इसमें 10 लाख रुपए है लेट से, तो 10 लाख रुपए में से केवल आपको 5 लाख रुपए ही मिल पाएगा, 5 लाख रुपए नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और ये मेजर्स इसीलिए लिए गए हैं, एक तो बैंक जो है सडनली कोलैप्स ना कर जाए, लिक्विडिटी जो सिचुएशन बैंक की है एकदम से ना हो जाए कि भाई जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वही निकालना मुश्किल हो जाए, और जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट रखा जाए। बैलेंस बनाने के लिए काम किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। अब हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें अगर आप समझ गए हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि आरबीआई ने ये स्टेप ऐसा लिया क्यों। तो आरबीआई की तरफ से बताया गया कि आरबीआई बैंक के बोर्ड और जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ जो है काफी समय से इंगेज कर रहा था, उनकी जो इस तरह की डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको लेकर के, लेकिन जो लैक ऑफ कंक्रीट एफर्ट्स वो देखने को मिला। मतलब जो आरबीआई की तरफ से स्टेप्स बताए गए होंगे उसको उन्होंने नहीं एड्रेस किया, और जो सुपरवाइजरी कंसर्न्स वगैरह दिखाए गए थे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो उसको लेकर के फिर आरबीआई को अब अपना ये इस तरह का काम करना पड़ा है, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि एक दिन डिपॉजिटर्स पहुंचे और बैंक में ताला लगा मिले, है ना, कि बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वो कंडीशन ना आए, उसके लिए काम किया गया है। अब यहाँ पे एक बात कुछ और समझने की है, जैसे सेक्शन 35A BR एक्ट 1949 का है, यही इम्पावर करता है। मतलब इसी में वो सारी शर्तें और पावर्स कह सकते हैं लिखी हुई हैं आरबीआई की, कि आरबीआई को पावर देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ताकि इस तरह के कोई बैंकिंग कंपनी है ताकि वो लिक्विडेट ना हो जाए या फिर बैंक रन की कंडीशन उत्पन्न हो जाए, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रखने के लिए आरबीआई को ताकत देता है कि इस तरह के डायरेक्शंस आरबीआई बैंक के ऊपर लगा सकता है। और सेक्शन 56 में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है वो आते हैं, तो उसके तहत इसको पढ़ा जाएगा। वहीं पे डीआईसीजीसी कवर की हम बात करें तो 2020 से पहले ये जो कवर था ये 1 लाख रुपए का था, और 2020 में
में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसको 5 लाख रुपए का कवर कर दिया गया। मतलब अब मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपको मिल पाएंगे, लेकिन 5 लाख से अगर ज़्यादा होंगे तो 5 लाख मिल पाएंगे, अगर 20 लाख होंगे तब भी 5 लाख मिल पाएंगे, लेकिन अगर अकाउंट में 4 लाख होंगे तब 5 लाख नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो मैक्सिमम अमाउंट है। अगर 4 लाख होंगे जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके, तो केवल 4 लाख ही मिलेंगे। फिर यहाँ पे अगर बात करें स्टेटस ऑफ लाइसेंस की, क्या ये बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है? नहीं, बात यही आपको ध्यान से समझनी है कि अभी इसका लाइसेंस जो है आरबीआई की तरफ से कैंसिल नहीं किया गया है। अभी ये बैंक पूरी तरीके से काम कर रहा है, जो बैंकिंग बिजनेस है वो अंडरटेक करेगा, लेकिन उसमें बस रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई गई हैं ताकि बैंक रन की जो कंडीशंस हैं वो उत्पन्न ना हो जाएं। फाइनेंशियल कंडीशन इसकी खराब है। अभी ये 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने के बाद फिर से इसका रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद फिर से देखा जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन सुधरती है तो रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे, नहीं तो फिर आगे क्या कदम उठेगा 6 महीने के बाद पता चलेगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।